चलो स्टार्ट करते हैं। राजस्थान का इतिहास। राजस्थान के इतिहास से पुरातात्विक स्थल पढ़ते हैं पहले। राजस्थान में पुरातात्विक सर्वेक्षण कार्य सर्वप्रथम 1871 ईस्वी में प्रारंभ करने का श्रेय किसे जाता है? तो ये जाता है ACL कार्लाइल को। ACL कार्लाइल को राजस्थान में सर्वप्रथम सर्वेक्षण करने का श्रेय जाता है। इसके बारे में देखते हैं। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की स्थापना अलेक्जेंडर कनिंघम के नेतृत्व में 1861 ईस्वी में की गई थी। राजस्थान में पुरातत्व सर्वेक्षण का कार्य सर्वप्रथम 1871 ईस्वी में प्रारंभ करने का श्रेय ACL कार्लाइल को दिया जाता है। उन्होंने दौसा क्षेत्र में कठोर पाषाण व मानव अस्थियों की प्राप्ति की सूचना दी। 1902 ईस्वी में जॉन मार्शल के द्वारा इसका पुनर्गठन हुआ। ए सर्वे वर्क ऑफ एंशिएंट साइट्स अलोंग द लास्ट सरस्वती रिवर किसका कार्य था? तो ये था ऑरेल स्टेन का। किसका? ऑरेल स्टेन का कार्य था। ए सर्वे वर्क ऑफ एंशिएंट साइट्स अलोंग द लास्ट सरस्वती रिवर। इसके बारे में देखते हैं। तो सरस्वती और द्वैशती नदी घाटियों आर्यों की प्राचीन बस्तियों की शरण स्थली रही। ऑरेल स्टेन घग्गर को वैदिक कालीन से प्रसिद्ध नदी सरस्वती मानकर ही सर्वेक्षण की उत्कंठा से आए थे। वे ओल्धम के मत व कार्य की वह प्रसिद्ध नदी रेगिस्तान में खो गई थी, पर खोज करने के लिए प्रकाश डालना चाहते थे। उन्होंने अपने सर्वेक्षण कार्यों को अप्रैल 1942 ईस्वी में दी जियोग्राफिकल जर्नल में शीर्षक भी ए सर्वे वर्क ऑफ एंशिएंट साइट अलोंग दी लास्ट सरस्वती रिवर रखा। ऑरेल स्टेन के इन प्रयासों से घग्गर को सरस्वती का वर्तमान रूप मानने से लोकप्रियता मिली। कालीबंगा उत्तरी राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में किस नदी के किनारे स्थित है? तो ये घग्गर नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट अपना देखिए। कालीबंगा में सरस्वती व द्वैशती नदियों की घाटियों में हड़प्पा कालीन विकसित सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं। इन नदियों का वर्तमान स्वरूप घग्गर नदी है। नेक्स्ट, सिंधु घाटी से अलग एक हड़प्पा उत्खननकर्ताओं द्वारा निम्नलिखित में से किसका वर्णन किया गया है? तो कालीबंगा का वर्णन किया गया है हड़प्पा उत्खननकर्ताओं द्वारा। नेक्स्ट, राजस्थान का कौन सा सैंधव स्थल घग्गर नदी के किनारे स्थित है? तो ये कालीबंगा है। किसे सिंधु सरस्वती सभ्यता का एक महत्वपूर्ण केंद्र कहा जाता है? तो सिंधु सभ्यता का एक महत्वपूर्ण केंद्र कालीबंगा को कहा जाता है। कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ है काले रंग की चूड़ियाँ। कालीबंगा सभ्यता को सर्वप्रथम प्रकाश में लाने का श्रेय किसको जाता है? तो ये जाता है अमलानंद घोष को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कालीबंगा के बारे में। कालीबंगा राजस्थान के हनुमानगढ़ जिला मुख्यालय से दक्षिण पश्चिम में स्थित है। कालीबंगा की खोज इतालवी एंडोलॉजिस्ट लुइगी पियो टेस्टिटोरी ने की थी। 1951-52 ईस्वी में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के तत्कालीन महानिदेशक अमलानंद घोष ने पुनः खोज की तथा इसका उत्खनन 1961 से 69 ईस्वी के मध्य में बीबी लाल और BK थापर एंड श्री MD खरे के और KM श्रीवास्तव SP श्रीवास्तव ने करवाया। वर्ष 1961 से 1969 की अवधि के दौरान निम्न में से कौन पुरातत्ववेत्ता कालीबंगा के उत्खनन से संबंधित नहीं है? तो अभी जो थे उनका नाम आपको बता दिया। इसमें से कौन सा नहीं है देख लीजिए। RC अग्रवाल इसके उत्खननकर्ता नहीं थे, जबकि BB लाल, BK थापर और MD खरे थे। कालीबंगा पुरातत्व स्थल की खुदाई में BB लाल के सहयोगी नहीं रहे। BB लाल के सहयोगी AK त्रिपाठी नहीं रहे थे, आपको पता है, जबकि
KM श्रीवास्तव, MD खरे और SP जैन रहे थे। प्रोफेसर अमलानंद घोष ने किस वर्ष राजस्थान में कालीबंगा स्थल की पुनः खोज की थी? कब की थी? 1952 ईस्वी को। कालीबंगा स्थल हनुमानगढ़ जिला मुख्यालय से किस दिशा में स्थित है? ये दक्षिण पश्चिम में स्थित है। हनुमानगढ़ जिले से दक्षिण पश्चिम में स्थित है कालीबंगा। किस एक अभिकरण में कालीबंगा के उत्खनन कार्य का उत्तरदायित्व संभाला? किस एक अभिकरण ने कालीबंगा के उत्खनन कार्य का उत्तरदायित्व संभाला? ये संभाला था भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण नई दिल्ली ने। कालीबंगा का उत्खनन कार्य कितने स्तरों पर किया गया था? कालीबंगा का उत्खनन कार्य कितने स्तरों पे किया गया था? तो ये किया गया था 5 स्तरों पे। देखिए, कालीबंगा सभ्यता के उत्खनन में 5 स्तर सामने आए। प्रथम 2 स्तर तो हड़प्पा सभ्यता से भी प्राचीन है, वहीं तीसरे और चौथे और 5वें स्तर की सामग्री हड़प्पा सभ्यता की सामग्री के समान और समकालीन है। इस आधार पर कालीबंगा की सभ्यता को 2 भागों में बांटा जा सकता है, प्राक हड़प्पा सभ्यता और हड़प्पा सभ्यता। किसने कालीबंगा को सिंधु घाटी साम्राज्य की तृतीय राजधानी कहा? तो ये कहा था दशरथ शर्मा ने। इतिहासवेत्ता दशरथ शर्मा ने कालीबंगा को सिंधु घाटी साम्राज्य की तृतीय राजधानी कहा। राजस्थान में सभ्यता के किस स्थल पर सबसे प्रथम बार हल से जुते हुए खेत के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? तो ये मिले हैं कालीबंगा से। कालीबंगा स्वतंत्र भारत का वह पहला पुरातत्व स्थल है जिसका स्वतंत्रता के बाद पहली बार उत्खनन किया गया। तत्पश्चात रोपड़ का, कालीबंगा के बाद में रोपड़ का उत्खनन किया गया। पूर्व हड़प्पा कालीन स्थल कालीबंगा से एक दुर्ग, गाय के मुख वाले प्याले, तांबे के बैल और कांस्य के दर्पण, हाथी दांत का कंघा, मिट्टी के बर्तन, कांच की मणियाँ, खिलौने, सड़कें, बस्ती, गोल अंडाकार कुआं, मकानों व धनी लोगों के आवासों के अवशेष प्राप्त हुए हैं। इस स्थल से जुते हुए खेतों के अवशेष रक्षा प्राचीर के बाद दक्षिण पूर्वी भाग में मिले हैं। हड़प्पा कालीन कालीबंगा से 7 अग्नि वेदिकाएं प्राप्त हुई है। बस्ती के गंदे पानी के निकास के लिए यहाँ लकड़ी व ईंटों की नालियां बनी हुई थी। कालीबंगा पुरातत्व स्थल के किस दिशा में जुता हुआ खेत मिला है? तो ये मिला है दक्षिण पूर्व में। निम्नलिखित में से किस स्थल में उत्खनन में अग्नि वेदिकाएं मिली थी? तो ये मिली थी कालीबंगा से। निम्नलिखित में से किस पुरातत्व स्थल पर घरों में अंडाकार कुएं मिले हैं? तो ये मिले हैं कालीबंगा से। प्राक हड़प्पा युगीन संस्कृति में प्राप्त हुई है। तो क्या प्राप्त हुई है? कालीबंगा में प्राप्त हुई है प्राक हड़प्पा युगीन संस्कृति। कालीबंगा क्षेत्र से कितनी अग्नि वेदिकाएं प्राप्त हुई है? तो ये प्राप्त हुई है 7। कालीबंगा क्षेत्र से कितनी अग्नि वेदिकाएं? 7 प्राप्त हुई है। कौन सा कालीबंगा सभ्यता से संबंधित नहीं है? तो ये लोहे के उपकरण इससे संबंधित नहीं है। यहाँ पे लोहे के उपकरण नहीं पाए गए थे। निम्न में से कौन सा पुरावशेष कालीबंगा से संबंधित नहीं है? तो कौन सा नहीं है? शैल चित्र नहीं है, जबकि यहाँ पे अग्नि वेदिका पाई गई थी, मृद भांड पाए गए थे और दुर्गीकरण पाए गए थे। चारों तरफ बाउंड्री दुर्गीकरण पाया गया था, तो शैल चित्र नहीं पाए गए थे। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल कालीबंगा सभ्यता के विषय में सही नहीं है? तो अभी आपने व्याख्या देख चुके हो, तो देखिए क्या सही नहीं है ये पूछा गया है। तो देखिए, कालीबंगा से ऊंट की हड्डियों के साक्ष्य मिले हैं। तो मिले हैं। कालीबंगा से प्रथम अंकित किए गए भूकंप के साक्ष्य मिले हैं। कालीबंगा की खोज एक इतालवी इंडोलॉजिस्ट लुइगी पियो टेस्टिटोरी ने की थी। बिल्कुल सही बात है। और यहाँ पे प्राक हड़प्पा अग्नि वेदिका के साक्ष्य मिले हैं, ये गलत है। यहाँ पे प्राक हड़प्पा नहीं, हड़प्पा अग्नि वेदिका के साक्ष्य मिले थे। देखिए, यहाँ पे विकसित हड़प्पा में अग्नि वेदिका के साक्ष्य मिले हैं। कालीबंगा में लगभग 2600 ईसा पूर्व भूकंप के सबसे प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं।
कालीबंगा में प्राप्त चबूतरे निर्मित हैं मिट्टी की ईंटों से। देखिए, कालीबंगा एक फर्श पूरे हड़प्पा काल का एकमात्र ऐसा उदाहरण है जहां अलंकृत ईंटों का प्रयोग हुआ है। मकानों की नालियाँ, शौचालय, भट्टियों एवं कुछ संरचनाओं में पकी हुई ईंटों का प्रयोग किया गया। कमरों में ऊपर की ओर छेद किए गए। किवाड़ों में मुद्रा पर व्याघ्र का अंकन एकमात्र इसी स्थल पर मिला है। नेक्स्ट, दोहरी रक्षा प्राचीर के साक्ष्य राजस्थान की किस सभ्यता से प्राप्त हुए हैं? तो ये कालीबंगा से प्राप्त हुए हैं। ये आप पढ़ चुके होंगे। देखिए, हरियाणा में राखी गढ़ी व गुजरात में धोलावीरा के बाद राजस्थान में कालीबंगा देश का तीसरा सबसे बड़ा पुरातात्विक स्थल है। कालीबंगा में 2 टीले विद्यमान हैं। पश्चिम के छोटे एवं अपेक्षाकृत ऊंचे टीले को गढ़ी क्षेत्र कहा जाता है तथा बड़े एवं अपेक्षाकृत निचले टीले को नगर क्षेत्र, दोनों अलग अलग सुरक्षात्मक दीवार से सुरक्षित किए गए। दुर्ग क्षेत्र का ऐसा द्विभागीकरण किसी अन्य सैंधव स्थल पर नहीं मिला। रक्षा प्राचीर के अंदर बाहर दोनों ओर से मिट्टी का लेप किया गया। किसी सभ्यता में अच्छी विकसित प्राचीर युक्त किलेबंदी के अवशेष मिले हैं? तो ये मिले हैं कालीबंगा से। किस सभ्यता में अच्छी विकसित प्राचीर युक्त किलेबंदी के अवशेष कहाँ से? कालीबंगा से मिले हैं। कालीबंगा से निम्न में से किस फसल के अवशेष प्राप्त हुए हैं? तो ये मिले हैं जौ के। कालीबंगा सभ्यता के लोग गेहूं एवं जौ का प्रयोग करते थे। चना, बाजरा, सरसों के साक्ष्य भी मिले हैं। यहाँ कांसे का दर्पण, हाथी दांत का कंगा और सोने व मूंगे व सीपों के आभूषण भी मिले हैं। नेक्स्ट, किसके साक्ष्य कालीबंगा के पुरास्थल के उत्खनन से प्राप्त नहीं हुए हैं? तो ये चावल के प्राप्त नहीं हुए हैं। यहाँ से हाथी दांत की कंगी मिली है, बाजरा मिला है, गेहूं मिला है, जबकि चावल के साक्ष्य कालीबंगा से प्राप्त नहीं हुए हैं। राजस्थान के किस स्थल से प्राप्त मृत भांडों को लाल धरातल पर काले रंगों की सुंदर ज्यामितीय डिजाइनों से सजाया गया है? तो ये कहाँ पे? कालीबंगा में सजाया गया है। कहाँ पे? कालीबंगा में सजाया गया है लाल मृत भांडों से। कालीबंगा से प्राप्त हड़प्पा कालीन मृत भांडों को उनके आकार, बनावट और मुख्यतः उनके रंग के आधार पर 6 उपभागों में विभाजित किया गया। अलंकरण के लिए लाल धरातल पर काले रंग का ज्यामितीय पशु पक्षी का चित्रण बहुतायत से मिलता है। कालीबंगा से हड़प्पा पूर्व की सभ्यता से मिलते जुलते अवशेष पाकिस्तान में किस स्थान पर मिले हैं? तो ये मिले हैं कोटदीजी में। पाकिस्तान में कोटदीजी में मिले हैं। कालीबंगा से हड़प्पा पूर्व की सभ्यता से मिलते जुलते अवशेष पाकिस्तान के कोटदीजी में मिले हैं। देखिए, कोटदीजी पाकिस्तान के सिंध प्रांत से सिंधु नदी के तट पर स्थित इस स्थल के अग्नि में 2 बार नष्ट होने के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। यहाँ प्राक हड़प्पा संस्कृति की भी अवशेष मिले हैं। कोटडीगी सभ्यता का संबंध रहा है हड़प्पा पूर्व की सभ्यता से। आहड़ का प्राचीन नाम था। आहड़ का प्राचीन नाम देखिए, यहाँ पे ऑप्शन नहीं है। प्राचीन शिलालेखों में आहड़ का पुराना नाम ताम्रवर्ती अंकित है। 10वीं व 11वीं शताब्दी में इनमें अघाटपुर अथवा आघट दुर्ग के नाम से जाना जाता है। इसे धूलकोट भी कहा जाता है। तो देखिए, इनमें धूलकोट भी हो जाता है और अघातपुर भी हो जाता है और ताम्रवर्ती अंकित भी पाया जाता है। इस वजह से इस क्वेश्चन को डिलीट कर दिया। किस सभ्यता को धूलकोट भी कहा जाता है? तो किस सभ्यता को कहा जाता है? आहड़ को। आहड़ को धूलकोट के नाम से भी जाना जाता है। आहड़ में खुदाई के बाद एक 4000 साल पुरानी ताम्रपाषाण युगीन संस्कृति की खोज की गई थी, जिसे धूलकोट नामक एक टीले के नीचे दबा दिया गया। आहड़ सभ्यता किस अन्य नाम से भी जानी जाती है? तो ये आघाटपुर के नाम से जानी जाती है। निम्न में से किस स्थल को ताम्रवर्ती नगरी के नाम से भी जाना जाता था?
तो ये जाना जाता था आहड़ को। देखिए आहड़ के बारे में, आहड़ यह ताम्र उपकरण बर्तन काले व लाल रंग के मृद भांड आदि प्राप्त हुए हैं। तांबे के उपकरणों की प्रचुरता के कारण इसे प्राचीन काल में ताम्रवर्ती नगरी कहा जाता था। आहड़ की विशिष्ट आकृति के बर्तनों को ब्लैक एंड रेड बेयर कहा जाता है। आहड़ सभ्यता का उत्खनन कार्य 1953 ईस्वी में सर्वप्रथम किसके निर्देशन में हुआ था? तो ये हुआ था अक्षय कीर्ति व्यास के निर्देशन में। आहड़ स्थल की खोज सर्वप्रथम 1953 ईस्वी में अक्षय कीर्ति व्यास ने तथा रतन चंद्र अग्रवाल ने 1954 ईस्वी में की थी। 1961-62 ईस्वी में हसमुख धीरज लाल साकलिया के नेतृत्व में इस स्थल का उत्खनन करवाया गया। आहड़ का संपूर्ण कालक्रम 2 कालखंडों में बांटा जा सकता है। प्रथम कालखंड ताम्रयुगीन व द्वितीय कालखंड लोहयुगीन सभ्यता के द्योतक है। निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो देखिए बैराट दयाराम साहनी बिल्कुल सही है, कालीबंगा ए घ सही है, बागौर BN मिश्र सही है, जबकि आहड़ SP जैन गलत है। आहड़ का उत्खनन कार्य किसके नेतृत्व में निष्पादित हुआ? तो ये हुआ था HD साकलिया के निर्देशन में हुआ था। आहड़ सभ्यता स्थित है तो ये बनास नदी के किनारे स्थित है उदयपुर में। उदयपुर के बनास बेसिन में आहड़ बेडज नदी के किनारे धूलकोट के नीचे आहड़ का पुराना कस्बा दबा हुआ है। यहाँ से ताम्रयुगीन सभ्यता प्राप्त हुई है। इसे बनास नदी घाटी बनास संस्कृति भी कहा जाता है। पुरा स्थल आहड़ से प्राप्त प्राचीन अवशेष संबंधित है तो ये ताम्रपाषाण युग से संबंधित है। राजस्थान की कौन सी सभ्यता बनास बेडज और गंभीरी और कोठारी नदियों के तटों पर घाटियों में फैली हुई है? तो ये फैली हुई है आहड़। नेक्स्ट, निम्नलिखित जिलों में से किस जिले में आहड़ संस्कृति के अवशेष मिले हैं? तो ये मिले हैं उदयपुर से। किस संस्कृति को बनास बेसिन भी कहा जाता है? तो ये कहा जाता है आहड़ को। कौन सा राजस्थान की आहड़ बनास संस्कृति का प्रमुख स्थल नहीं है? तो कौन सा स्थल नहीं है? देखिए 4 ऑप्शनों में से ये लोथल गुजरात का है, ये यहाँ का नहीं है, जबकि गिलुंड ओजियाना और वालाथल है। 4000 वर्ष पुरानी सभ्यता के पुरातत्व अवशेष उदयपुर के समीप एक गांव में पाए गए हैं, वह है आहड़। नेक्स्ट, कौन सा कथन सही है? तो ये कौन सा? आहड़ वासियों का महत्वपूर्ण व्यवसाय अयस्क तांबे को गलाना तथा ताम्र वस्तुएं बनाना था। देखिए आहड़वासी ताम्र धातु कर्मी थे। यहाँ ताम्र उपकरण बर्तन काले व लाल रंग के मृद भांड आदि प्राप्त हुए हैं। आहड़वासियों का महत्वपूर्ण व्यवसाय अयस्क तांबे को गलाना तथा ताम्र वस्तुएं बनाना था। आहड़ में भट्टी नुमा चूल्हा मिला है जिससे यह माना जाता है कि यहाँ तांबा पिघलाया जाता था। आहड़वासी बर्तन बनाने की कला में दक्ष थे। यहाँ से प्राप्त मकानों की दीवारें पत्थरों एवं मिट्टी से बनी हुई थी, जिसकी छत बांस और केलू से बनी होती थी। आहड़ सभ्यता के बारे में सही कथन का चयन कीजिए। तो देखिए आहड़ सभ्यता के बारे में सही कथन का चयन करना है। देखिए आहड़वासी तांबा गलाना जानते थे। ये लोग चावल से परिचित नहीं थे तो गलत है। आहड़वासी चावल से परिचित थे जबकि कालीबंगा के नहीं थे, तो ये गलत है। धातु का काम आहड़वासियों की अर्थव्यवस्था का एक साधन था, बिल्कुल सही है। ये ताम्रयुगीन और लोहयुगीन दोनों रही है। इसके बाद यहाँ से काले लाल रंग के मृद भांड मिले हैं जिन पर सामान्यतः सफेद रंग से ज्यामितीय आकृति उकेरी गई है। आगे आते हैं।
आहड़ को ताम्रवर्ती नाम से भी जाना जाता है। आहड़ को ताम्रवर्ती नाम से भी जाना जाता है। तो ये किस कारण? क्योंकि बड़ी संख्या में तांबे के औजार व उपकरण मिले हैं। आहड़ के विषय में निम्न कथनों में से कौन सा कथन असत्य है? तो देखिए कौन सा कथन असत्य है और कौन सा सत्य है। आहड़ के उत्खनन से मानव जीवन के विभिन्न चरणों पर प्रकाश पड़ता है, ये बात तो बिल्कुल सही है। आवासीय भवनों की नींव ईंटों की होती थी, ये गलत है, आहड़ में नहीं थी। मिट्टी अथवा कच्ची ईंटों से निर्मित भवन अब तक उपलब्ध नहीं है, तो यहाँ पे नहीं है, तभी तो दूसरा गलत हुआ था। आहड़वासी दीवारों एवं नींवों को मजबूत एवं सौंदर्य बनाने हेतु मिट्टी से क्वार्ट्ज के टुकड़े एवं चिप्स के मिश्रण का प्रयोग करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, आहड़, देखिए इसके बारे में देखना चाहो तो देख लीजिए। आहड़ के भवनों की नींव काला पत्थर एवं भवन की दीवारों धूप से सुखाई ईंटों एवं पत्थरों से निर्मित थी। तांबे के उपकरणों की प्रचुरता के कारण इसे प्राचीन काल में ताम्र नगरी कहा जाता था। यहाँ अनाज रखने के बड़े भांड भी मिले हैं, जिन्हें स्थानीय भाषा में गोरे या कोठे कहा जाता था। याद रखना, पूछा जाता है गोरे और कोठे क्या चीज़ है, तो अनाज रखने के बड़े भांड थे। आहड़ की विशिष्ट आकृति के बर्तनों को ब्लैक एंड रेड बेयर, बोले तो काले व लाल रंग के मृद भांड कहा जाता है। अनाज रखने के बड़े मृद भांड जिन्हें गोरे बंकोट कहा जाता था, किस प्राचीन सामग्री से प्राप्त हुए थे? तो ये हुए थे आहड़ से प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट है, राजस्थान में लोहे धातु के प्राचीनतम साक्ष्य किस पात्र संस्कृति से प्राप्त हुए हैं? तो कहाँ से प्राप्त हुए हैं? बोले तो लोहे धातु के प्राचीनतम साक्ष्य किस पात्र संस्कृति के प्राप्त हुए हैं? तो ये मिले हैं अपने काले एवं लाल रंग की मृद भांडों की संस्कृति, ब्लू एंड रेड। नेक्स्ट, कौन सी वस्तु आहड़ सभ्यता के स्थलों से संबंधित नहीं है? तो ये अपने चित्रित धूसर मृद भांड। कौन सी वस्तु आहड़ सभ्यता के स्थलों से संबंधित नहीं है? तो चित्रित धूसर भांड ये आहड़ सभ्यता से संबंधित नहीं है। जबकि यहाँ पे चावल भी प्राप्त हुए थे, तांबे की वस्तु भी और कृष्ण लोहित मृद भांड भी प्राप्त हुए हैं। लाल काले मृद भांड वाली संस्कृति का मुख्य केंद्र था, तो ये था आहड़। आहड़ को किस संस्कृति का मुख्य केंद्र माना जाता है? तो ये माना जाता है लाल काले मृद भांडों। लाल काले मृद भांड आहड़ संस्कृति के मुख्य केंद्र थे। नेक्स्ट, कौन सी फसल का उत्पादन आहड़ में नहीं होता? तो देखिए इस ऑप्शन को डिलीट कर दिया है, क्योंकि यहाँ पे चावल का भी उत्पादन होता था, गेहूं का भी होता था, और तो इस वजह से इसको डिलीट कर दिया है। देखिए आहड़ सभ्यता के लोग गेहूं, ज्वार और चावल का खाद्यान्नों के रूप में प्रयोग करते थे। आहड़ के उत्खनन से प्राप्त कौन सी सामग्री बाह्य संपर्कों का संकेत देती थी? ये देती थी लेपिस लाजुली। कौन सी सामग्री थी? लेपिस लाजुली। लेपिस लाजुली एक प्रकार का पत्थर था जो ईरान से भी प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट, दो मुँहे का चूल्हा बहुत प्रकार के बर्तनों के साक्ष्य सिलबट्टा व पैन निम्नलिखित में से किस स्थान से खुदाई से मिले हैं? तो ये मिले हैं आहड़ से। नेक्स्ट, आहड़ के मकानों में एक से अधिक चूल्हे मिले हैं। यहाँ रसोई में 2 या 3 मुँह वाले चूल्हे तथा बलुए पत्थर के सिलबट्टे प्राप्त हुए हैं। यहाँ घर में एक साथ 6 चूल्हे भी प्राप्त हुए हैं। आहड़ संस्कृति के लोग निम्नलिखित में से किस धातु से परिचित नहीं थे? तो ये चांदी से परिचित नहीं थे। आहड़वासी तांबे के साथ लोहे के उपकरण का प्रयोग करते थे, लेकिन ये चांदी से परिचित नहीं थे। ये टिन से भी परिचित थे, लोहे से भी परिचित थे और तांबे से भी परिचित थे। गणेश्वर सभ्यता के अवशेष चिन्ह उपस्थित है, तो ये नीम के थाना में उपस्थित है। नीम का थाना एक जिला है। अब आगे आते हैं। देखिए गणेश्वर सभ्यता
प्राक हड़प्पा संस्कृति, हड़प्पा कालीन एवं ताम्रयुगीन। यह स्थल नीमका थाना जिले में कातली नदी पर स्थित है। इसका उत्खनन 1977 में रतन चंद्र अग्रवाल और 1978-79 में विजय कुमार ने करवाया। ताम्रयुगीन संस्कृतियों में सबसे प्राचीनतम लगभग 2800 ईसा पूर्व यह स्थल ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी कहा जाता है। यहाँ जून 2006 में खुदाई के दौरान ढेर सारी ताम्र वस्तुएं मिली है। निम्न में से किस सभ्यता को भारत में सभी ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी कहा जाता है? तो जननी कहा जाता है, ताम्र संचय बोला जा सकता है इसको, तो ये कहा जाता है गणेश्वर सभ्यता को। कहाँ पे है? नीमका थाना। प्रागैतिहासिक स्थल जहाँ से भारी मात्रा में ताम्र उपकरण प्राप्त हुए हैं, ये प्राप्त हुए हैं गणेश्वर सभ्यता से। निम्न में से किस नदी के किनारे स्थित गणेश्वर में ताम्रयुगीन सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं? तो ये कातली नदी के किनारे से, कातली नदी पर स्थित है। कातली नदी पर गणेश्वर सभ्यता स्थित है। नेक्स्ट, गणेश्वर सभ्यता की खोज किसने की? तो ये की थी रतन चंद्र अग्रवाल ने। गणेश्वर सभ्यता किस काल से पर संबंधित है? गणेश्वर सभ्यता ताम्र अथवा कांस्य युग के से संबंधित है। किस सभ्यता में मकान व बस्तियों के निर्माण में ईंटों का प्रयोग नहीं होता था? तो ये गणेश्वर सभ्यता में नहीं होता था। देखिए, गणेश्वर सभ्यता में मकान पत्थर से बनाए जाते थे। यहाँ ईंट के उपयोग के प्रमाण नहीं मिले हैं। यह सभ्यता संस्कृति पूर्व राजस्थान एवं गंगा घाटी के क्षेत्र में पल्लवित हुई। ताम्र उपकरणों में बाण, छेनियाँ, मछली पकड़ने के कांटे, दोहरी पेचदार सिरा वाली ताम्र पिन, उस तरह के फलक, अंगूठियों प्राप्त हुई है। गणेश्वर में मिट्टी के कपिशवर्णी 2 प्रकार के बर्तन मिले हैं। हड़प्पा पूर्व संस्कृति के हल्के लाल रंग के पतले बर्तन और लाल चिकनी मिट्टी विशिष्ट चित्रकारी वाले मजबूत बर्तन। इन बर्तनों में मर्तबान, कलश, ढक्कन, हांडी प्रमुख है। गणेश्वर से प्राप्त मृदभांड किस प्रकार के हैं? तो ये गैरिक मृदभांड है। नेक्स्ट, सुमेलित नहीं है। देखिए, गणेश्वर सभ्यता में काले चमकीले मृदभांड नहीं मिले हैं, जबकि बैराठ में बौद्ध विहार मिले हैं। कालीबंगा में दुर्गीकरण, बागौर में सूक्ष्म पाषाण उपकरण मिले हैं। नेक्स्ट, बैराठ प्राचीन काल में राजधानी थी मत्स्य राज्य की। बैराठ प्राचीन काल में मत्स्य राज्य की राजधानी थी। देखिए, बैराठ हम पढ़ते हैं जयपुर के बारे में, जयपुर में है ये। प्राचीन मत्स्य जनपद की राजधानी विराट नगर वर्तमान में बैराठ कोटपुतली बहरोड जिले में पड़ती है। कहाँ पे? कोटपुतली बहरोड जिले में। बीजक की पहाड़ी, भीम की डूंगरी, महादेव जी की डूंगरी आदि स्थानों पर उत्खनन कार्य प्रथम बार दयाराम साहनी द्वारा 1936-37 में तथा पुनः 62-63 में पुरातत्व नीलरत्न बनर्जी तथा कैलाशनाथ दीक्षित द्वारा किया गया। यह सभ्यता बाणगंगा नदी के मुहाने पर विकसित हुई। बैराठ से संबंधित नहीं है, तो बैराठ से संबंधित अपनी रावजी पहाड़ी नहीं है। अभी आप देख चुके हो भीम जी की डूंगरी, बीजक की पहाड़ी, महादेव जी की डूंगरी, ये अपनी संबंधित है। नेक्स्ट आते हैं दयाराम साहनी, नीलरत्न बनर्जी, कैलाशनाथ दीक्षित किस सभ्यता के उत्खनन से मुख्य भूमिका रही है? तो ये अपनी बैराठ से रही है। नेक्स्ट, बीजक की पहाड़ी मौर्यकालीन स्तूप चैत्य का एक खंडर, जिसका निर्माण बारी बारी से लकड़ी के 26 स्तंभों तथा ईंट के चूने के पत्थर से प्लास्टर किए हुए पैनलों से हुआ था। यह कहाँ स्थित है? तो ये अपनी बैराठ में स्थित है। बीजक की पहाड़ी के नाम से आप जान जाते हो, ये बैराठ में स्थित है। निम्न में से कौन मत्स्य की राजधानी थी? मत्स्य जनपद की राजधानी विराट नगर थी।
जिनका उल्लेख महाभारत में एक राज्य के रूप में किया गया जो जयपुर, अलवर और भरतपुर के हिस्सों तक फैला हुआ था। भीम डूंगरी, गणेश डूंगरी राजस्थान की किस सभ्यता से संबंधित है? तो ये वैराट से संबंधित है। नेक्स्ट, वैराट में प्रथम उत्खनन किसके नेतृत्व में किया गया था? तो ये किया गया था दयाराम साहनी के नेतृत्व में। निम्नलिखित में से किस पुरातत्व स्थल का 1962-63 में NR बनर्जी एवं KN दीक्षित ने उत्खनन किया? तो ये किया था वैराट का। किन्होंने? NR बनर्जी और KN दीक्षित ने 1962-63 में। वैराट में किस सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं? तो ये प्राप्त हुए हैं मौर्यकालीन सभ्यता के। नेक्स्ट, किस स्थल में इंडो ग्रीक शासकों ने 28 सिक्के प्राप्त हुए? तो इंडो ग्रीक शासकों के 28 सिक्के प्राप्त हुए हैं वैराट से। निम्न में से किस स्थल से यूनानी शासक मेनेंडर के 16 सिक्के प्राप्त हुए हैं? तो मेनेंडर के 16 सिक्के वैराट से ही प्राप्त हुए थे। ये 28 इंडो ग्रीक शासकों के 28 सिक्के और यूनानी शासकों के 16 सिक्के वैराट से ही प्राप्त हुए हैं। निम्नलिखित में से किस उत्खनन से चांदी की मुद्रा पंचमार्क प्राप्त हुई है? तो चांदी की मुद्रा वैराट से ही प्राप्त हुई है। नेक्स्ट, सही कथनों को चुनिए। तो यहाँ पे सही कथन चुनने हैं। विराट नगर, जिसे पहले विराट के नाम से जाना जाता था, जोधपुर का एक हिस्सा है। तो देखिए, जोधपुर का नहीं, ये जयपुर का हिस्सा है, अभी कोटपुतली बहरोड का है। विराट मौर्य साम्राज्य का हिस्सा था, ये बात सही है। नेक्स्ट, किस प्राचीन सभ्यता में सम्राट अशोक के 2 शिलालेख पाए जाते हैं? तो ये विराट में पाए जाते हैं। विराट सभ्यता में अशोक के 2 स्तंभ लेख, भाब्रू या विराट शिलालेख एवं बौद्ध मठ के अवशेष प्राप्त हुए हैं। यहाँ स्थित बीजक पहाड़ी पर 1837 ईस्वी में कैप्टन बर्ड द्वारा यहाँ भाब्रू शिलालेख की खोज की गई, जिसके नीचे ब्राह्मी लिपि में बुद्ध धम्म संघ 3 शब्द मिले, 3 शब्द लिखे हुए हैं, जिसे वर्तमान में कोलकाता संग्रहालय में रखा गया है। यहाँ 1999 ईस्वी में बीजक की पहाड़ी से बौद्ध मंदिर के अवशेष यहीं से प्राप्त हुए हैं। बैराट के पास बीजक की डूंगरी के तल पर 2 शिलालेख, बैराट शिलालेख और लघु शिलालेख की खोज की गई। ये अपने अशोक के शिलालेख पाए गए थे। बैराट के पास भीम जी की डूंगरी के तल पर अशोक के शिलालेख, बैराट शिलालेख और लघु शिलालेख की खोज की गई थी। 1837 ईस्वी में बीजक पहाड़ी स्थित अशोक के शिलालेखों को किसने पढ़ा था? तो ये पढ़ा था, किसने खोजा था? कैप्टन बर्ड ने। पढ़ा तो किसी ने नहीं, किसने? कैप्टन बर्ड ने खोजा। महाभारत काल के अवशेष कहाँ पर मिले? तो ये मिले थे अलवर के निकट, बैराट में भरतपुर के निकट, नोहे में। अलवर के निकट, बैराट में भरतपुर के निकट, नोहे में महाभारत काल के अवशेष प्राप्त मिले। नेक्स्ट, बैराट की भीमसेन की डूंगरी में एक गड्ढा जिसमें पानी भरा रहता है, इसे भीमताल कहते हैं। भीम ने द्रौपदी की प्यास बुझाने के लिए इस चट्टान में लात मारकर पानी निकाला था। वैराट बौद्ध विहार के अवशेष, गोल चैत्य गृह, रहस्यमयी संकलिपि के प्रमाण और बुने हुए वस्त्र के अवशेष भी प्राप्त हुए हैं। वैराट स्थित पहाड़ी जब बौद्ध विहार के अवशेष मिले हैं, जिसे जाना जाता है बीजक की पहाड़ी के नाम से। उत्तर गुप्तकालीन संकलिपि में लिखे लेख मिले हैं, तो ये मिले हैं वैराट से। 300 ईसा पूर्व से 300 ईस्वी तक के काल में राजस्थान के गोल चैत्य कहाँ मिला? तो गोल चैत्य वैराट से प्राप्त हुआ है। किस पुरातन स्थल के निवासी वस्त्र बुनाई की तकनीकी से परिचित थे? बैराट के।
राजस्थान में बौद्ध संस्कृति के अवशेष कहाँ से मिले? बैराट से। नेक्स्ट, थोड़ा कट गया है। किस पुरास्थल पर चित्रित शैलाश्रय प्राप्त हुए हैं? बैराट से। पेज खराब है दोस्तों। गिलुंड किस नदी किनारे पर स्थित है? तो गिलुंड अपनी बनास नदी के किनारे पर स्थित है। इसको जल्दी जल्दी निकालेंगे क्योंकि ये थोड़ा पेज डाउन आ गया है। गिलुंड सभ्यता के अवशेष किस युग के हैं? तो ये ताम्र प्रस्तर युग के हैं। राजस्थान के किस जिले में गिलुंड पुरातत्व उत्खनन के स्थल प्राप्त हुए हैं? ये राजसमंद से प्राप्त हुए हैं गिलुंड और भगवानपुरा किस सभ्यता से संबंधित है? ये आहट से संबंधित है। पुरातात्व स्थल गिलुंड संबंधित है, तो ये अपने संबंधित है नवपाषाणिक संस्कृति से। कौन गिलुंड सभ्यता के उत्खनन से संबंधित नहीं है? ये अपना डॉक्टर सूरजभान इससे संबंधित नहीं है, जबकि डॉक्टर BS सिंधे, BB लाल और प्रोफेसर ग्रेगरी पौशल इससे संबंधित है। किस जिले में बालाथल सभ्यता स्थित है? ये उदयपुर में है बालाथल। आगे आते हैं। 11 कमरों वाला विशाल भवन राजस्थान की किस सभ्यता स्थल में पाया गया? ये पाया गया था बालाथल में। नेक्स्ट, बालाथल सभ्यता का उत्खनन किसके निर्देशन में हुआ? ये हुआ था BN मिश्र के निर्देशन में। नेक्स्ट, राजस्थान में कौन सा प्रागैतिहासिक स्थल ताम्रपाषाणिक काल से संबंधित है? तो ये अपना बालाथल है। पुरातात्विक स्थल नदी में सुमेलित नहीं है, तो ये अपना बालाथल कांतली नदी, ये गलत है। जबकि जोधपुरा साबी नदी के किनारे, ओजियाना खारी नदी के किनारे और कालीबंगा घग्गर नदी के किनारे। दुर्गीकरण के पुरावशेष किस ताम्रपाषाण युगीन पुरास्थल से प्राप्त हुए हैं? तो बालाथल से प्राप्त हुए हैं दुर्गीकरण के। इधर कालीबंगा से भी प्राप्त हुए थे। नेक्स्ट, कौन सा आहड़ बना संस्कृति का पुरातात्विक स्थल है जो राजस्थान के उदयपुर जिले की बल्लभ नगर तहसील में स्थित है? तो ये अपना बालाथल है। नेक्स्ट, कौन सा स्थान आहड़ सभ्यता से संबंधित नहीं है? तो ये अपना आभानेरी दौसा वाला, ये आहड़ सभ्यता से संबंधित नहीं है, जबकि गिलुंड, भगवानपुरा और रोजड़ी है। 1998 ईस्वी में राजस्थान के भीलवाड़ा जिले में किस स्थल की खुदाई की गई थी? तो ये लक्षुरा की थी। 1998 में राजस्थान के भीलवाड़ा जिले में लक्षुरा की खुदाई की थी और यहाँ से 700 ईसा पूर्व से 2000 ईसा पूर्व तक के सांस्कृतिक साक्ष्य प्राप्त हुए। नेक्स्ट, राजस्थान के किस जिले में पुरातात्विक बागौर कस्बा स्थित है? भीलवाड़ा में है बागौर कस्बा। बागौर के बारे में निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। देखिए, बागौर में लघु पाषाण उपकरण मिले हैं और BN मिश्र बागौर के उत्खननकर्ता से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, बागौर भीलवाड़ा जिले की किस नदी के कांठे पर स्थित है? तो बागौर अपना कोठारी नदी के किनारे पर स्थित है। प्रागैतिहासिक काल की बागौर सभ्यता के अवशेष कोठारी नदी के तट पर किस स्थान से प्राप्त हुए हैं? तो ये अपना महासतिया के स्थान से प्राप्त हुए हैं। प्रागैतिहासिक काल के बागौर सभ्यता के अवशेष कोठारी नदी के महासतियों के स्थान से प्राप्त हुए हैं। राजस्थान में किस स्थल पर एक कंकाल के गले में पत्थर व हड्डियों का हार पाया गया था? तो ये बागौर से पाया गया था। एक कंकाल के गले में पत्थर व हड्डियों का हार पाया गया था दोस्तों। इसके बाद राजस्थान में पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ प्राप्त हुए? तो ये प्राप्त हुए थे बागौर से। पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य मिले थे। प्रागैतिहासिक स्थल बागौर का सर्वप्रथम उत्खनन किसके निर्देशन में किया गया था? प्रागैतिहासिक स्थल बागौर का सर्वप्रथम उत्खनन किसके निर्देशन में किया गया था? BN मिश्र के निर्देशन में।
बागौर का उत्खनन बीएन मिश्र के निर्देशन में किया गया था। बागौर के बारे में सत्य कथन देखिए, तो बागौर के बारे में हमें सत्य कथन ढूंढने हैं। बागौर से लघु पाषाण उपकरण पुरातत्व सामग्री प्राप्त हुई है। डॉक्टर एलएस लेशनिक एवं पूना विश्वविद्यालय के सहयोग से यहाँ उत्खनन कार्य संपादन किया। ये बात भी सही है, दोनों सही है। वह स्थान जिसे प्राचीन भारत का टाटा नगर कहा जाता है, तो प्राचीन भारत का टाटा नगर रेड टॉक में पड़ता है। रेड सभ्यता के बारे में भी पढ़ लेते हैं। प्राचीन राजस्थान का टाटा नगर के नाम से प्रसिद्ध नगर जो निवाई के समीप स्थित यह उत्खनन में एशिया का अब तक का सबसे बड़ा सिक्कों का भंडार तथा बड़ी संख्या में प्राचीन मूर्तियां मिली है। 1938-39 ईस्वी में दयाराम साहनी तथा 1938-40 ईस्वी में सभ्यता का उत्खनन डॉक्टर केदारनाथपुरी द्वारा किया गया था। डॉक्टर केदारनाथपुरी द्वारा किस पुरातत्व स्थल के अनुसंधान करता है, तो डॉक्टर केदारनाथपुरी ये रेड के अनुसंधान करता थे। राजस्थान के किस पुरातात्विक स्थल से अपोलाइट्स का सिक्का प्राप्त हुआ, तो अपोलाइट्स का सिक्का प्राप्त हुआ था दोस्तों कहाँ से, रेड से। और रेड कहाँ पड़ती है, टोंक में। देखिए इसके बारे में, रेड के उत्खनन से 3075 आहत मुद्रा तथा पंचमार्क सिक्के प्राप्त किए गए। रेड से आहत मुद्रा के अतिरिक्त 300 मालव जनपद के सिक्के, 14 मित्र सिक्के, 6 सेनापति सिक्के, 7 बप्पू सिक्के, 1 यूनानी शासक अपोलाइट्स का सिक्का और 189 अज्ञात ताम्र सिक्के और इंडोसैनिन सिक्के प्रमुख मिले। नेक्स्ट, निम्नलिखित किस प्राचीन स्थल के उत्खनन से मालव जनपद की लोह सामग्री की विशाल संग्रह की जानकारी प्राप्त हुई, तो यहाँ से कहाँ से, रेड से। किस पुरातात्विक स्थल को पूर्व में मालव नगर कहते थे, पूर्व में मालव नगर कहते थे नगर को, याद रखिएगा, पूर्व में मालव नगर कहते थे, तो मालव नगर जाना जाता है, मालव नगर के नाम से नगर जाना जाता है टोंक का। रेड अलग है दोस्तों, तो मालव जनपद आप रेड मत कर देना, मालव नगर नगर को कहा जाता है, ये टोंक में ही पड़ता है। देखिए नगर सभ्यता के बारे में भी पढ़ लेते हैं। उनियारा कस्बे के पास स्थित स्थल जिसका प्राचीन नाम मालव नगर के नाम से जाना जाता था, इस स्थल का प्राचीन नाम करकोटा या कारकोट नगर था। टोंक के पास बसे इस नगर की खोज अंग्रेज पुरातत्व ACL कार्लाइल ने की थी। कार्लाइल को यहाँ ऐसे सिक्के भी मिले जिन पर नागवाहा महाजया और नागबहाजया लिखा था, इसलिए इस शहर का नाम नागवाड़ा से अपभ्रंश होते हुए नगर पड़ा। यहाँ बहुसंख्यक मात्रा में आहत मुद्राएं एवं मालव सिक्के प्राप्त हुए। इनका उत्खनन डॉक्टर KN पुरी के निर्देशन में हुआ। प्राचीन उत्खनन स्थल नगर राजस्थान के किस जिले में स्थित है, तो दोस्तों नगर आपको पता है टोंक में पड़ता है। पुरा उत्खनन स्थल बागौर एवं नाडौल क्रमशः किन जिलों में स्थित हैं, बागौर भीलवाड़ा में है और नागौर पाली में है। नाडौल अपना पाली में पड़ता है, बागौर अपना भीलवाड़ा में पड़ता है। नेक्स्ट, किस स्थल में जाख बाबा प्रतिमा प्राप्त हुई है, तो जाख बाबा की प्रतिमा दोस्तों नोहे भरतपुर में मिली है। कहाँ पे, नोहे में। देखिए भरतपुर जिले में रूपाली नदी के तट पर स्थित नोहे गांव में 1963-64 ईस्वी में श्री रतनचंद्र अग्रवाल के निर्देशन में की गई खुदाई में कपिशवर्णीय ताम्रयुगीन सभ्यता के अवशेष मिले हैं। यहाँ से प्रस्तर की विशालकाय यक्ष प्रतिमा और चुनार के चिकने पत्थर के कुछ टुकड़े प्राप्त हुए जिन पर मौर्यकालीन पॉलिश है। यहाँ की खुदाई से एक स्थान से 16 रिंग बेल मिले हैं। भरतपुर जिले के किस गांव में उत्खनन से ताम्रयुगीन सभ्यता के अवशेष मिले हैं, भरतपुर के किस जिले के किस गांव से उत्खनन से ताम्रयुगीन सभ्यता के अवशेष मिले हैं, तो ये मिले हैं नोहे से। किस पुरातात्विक स्थल की खुदाई से खड़े यक्ष की पाषाण प्रतिमा प्राप्त हुई है,
तो ये प्राप्त हुई है नोहे से। सावी नदी के तट पर प्राचीन व राजस्थान की सभ्यता का कौन सा स्थल बसा हुआ था? तो ये बसा हुआ था जोधपुरा। जोधपुरा सावी नदी के तट पर बसा हुआ है और सावी की नदी के तट पर किनारे कोटपुतली बहरौड़ जिले पूर्व जयपुर में पड़ता था ये। तो सावी नदी के किनारे कोटपुतली बहरौड़ जिले के ग्राम जोधपुरा के प्राचीन टीले की खुदाई में राजस्थान पुरातत्व विभाग द्वारा आर.सी. अग्रवाल एवं विजय कुमार के निर्देशन में कराई गई। जोधपुर के प्राचीन टीले का नाम धरतुल घाट है, जो धरतुल दास सन्यासी के नाम पर पड़ा प्रतीत होता है। जोधपुरा का उत्खनन 5 स्तरों पर तीसरे स्तर में लोहे निर्मित वस्तुएं प्राप्त किया गया। इस संस्कृति के मानव ने घोड़े का उपयोग रथ के खींचने से प्रारंभ कर दिया था। जोधपुरा संस्कृति के किस प्रारंभिक सांस्कृतिक कालखंड में लोहा उपलब्ध था? तो ये अपना पीरियड 3 में। किस पुरातात्विक स्थल को धरतुल घाट के नाम से भी जाना जाता है? तो धरतुल घाट के नाम से जोधपुरा को जाना जाता है। नेक्स्ट, राजस्थान के किस जिले में ओजियाना स्थल स्थित है? तो ओजियाना भीलवाड़ा में स्थित है। इसके बारे में देखना चाहो तो देखिए, ताम्रयुगीन आहट संस्कृति से संबंधित ओजियाना पुरातात्विक स्थल ब्यावर जिले के बदनौर में खारी नदी पर स्थित है। यहाँ बी.आर. मीणा व आलोक त्रिपाठी ने 2000 ईस्वी में उत्खनन करवाया। यहाँ से प्राप्त गाय की लघु मीनकृत बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ से सिलवट्टा प्रस्तुत हथौड़ा, शंख, मिट्टी का खिलौना, गाड़ी के पहिए, पत्थर के मनके व ताम्र की चूड़ियाँ मिली। यह स्थल पहाड़ी पर स्थित है, जबकि आहट सभ्यता के अन्य स्थल नदी घाटी में पनपे थे। याद रखिएगा, राजस्थान का ओजियाना जो भीलवाड़ा में पड़ता है वो पहाड़ी पर स्थित है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण जयपुर क्षेत्र द्वारा राजस्थान के ओजियाना स्थल पर उत्खनन किन अवधि के दौरान किया गया था? तो ये किया गया था सन 2000 से 2001 के बीच में। ओजियाना के उत्खननकर्ता कौन थे? ओजियाना के उत्खननकर्ता बी.आर. मीणा एवं आलोक त्रिपाठी थे। याद रखिएगा, ओजियाना अभी फिलहाल ब्यावर जिले में पड़ता है। ओजियाना के उत्खननकर्ता कौन थे? बी.आर. मीणा एवं आलोक त्रिपाठी। ओजियाना पुरातत्व स्थल की खुदाई से संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? सत्य कथन बताना है तो सत्य कथन अपना एक ही है। तांबे की चूड़ियाँ एवं तांबे की शैली अंगूठी एवं मांदलिया उल्लेखनीय आभूषण प्राप्त हुए। रंग महल 1952 ईस्वी में इसकी खुदाई की थी। रंग महल में किस पुरातात्वविद के निर्देशन में उत्खनन कार्य किया गया था रंग महल का? तो रंग महल एन्ना रेड के नेतृत्व में स्वीडिश दल ने यहाँ पे उत्खनन किया था। देखिए, रंग महल कहाँ पड़ता है? हनुमानगढ़ जिले में। रंग महल स्थल पर खुदाई का कार्य 1952-53 में डॉक्टर एन्ना रेड के निर्देशन में स्वीडिश दल द्वारा शुरू किया गया। रंग महल संस्कृति कुषाण कालीन सभ्यता के समान मानी जाती है। यहाँ खुदाई से मिट्टी के बर्तन, आभूषण, पूजा के बर्तन, मृत्तिका शिल्प के प्राचीन प्रमाण और 105 तांबे की मुद्राएं प्राप्त हुई। इस सभ्यता के मकानों का निर्माण ईंटों से होता था तथा यहाँ के निवासी मुख्य रूप से चावल की खेती करते थे। नेक्स्ट, रंग महल स्थित है। रंग महल अपना हनुमानगढ़ में स्थित है। रंग महल में विशेष रूप से किसकी खेती की जाती है? तो रंग महल में चावल की खेती की जाती थी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य है? कौन से कथन सत्य है? क्वेश्चन बड़ा है थोड़ा सा, तो देख लीजिए सत्य कौन कौन से हैं। हमें दूसरा और तीसरा ही सत्य है। रंग महल के बारे में ही बताना है। उत्तरी राजस्थान में रंग महल प्राक हड़प्पा युगीन स्थल थे। प्राक हड़प्पा और एक अपना कौन सा है
सॉरी, प्राक हड़प्पा नहीं थी रंग महल, ये गलत है। रंग महल का उत्खनन स्वीडिश दल के पुरातत्व एनआरडी के 1952-53 में किया गया था, ये तो पता है। रंग महल संस्कृति कुषाणकालीन थी, ये दो सही है। नेक्स्ट, लूनी घाटी डीडवाना बुढ़ा पुष्कर के आसपास स्थित एक महत्वपूर्ण स्थल है, यह निम्नलिखित में से किस युग से संबंधित है? तो यह मध्य पुरापाषाण युग से संबंधित है। देखिए 1971-76 में डॉक्टर आलचेन, एएस गाउटी व केटीएम हेगड़े ने बुढ़ा पुष्कर, अजमेर एवं जैसलमेर में मध्य पाषाण काल के उपकरण की खोज की। मध्य पाषाण काल के औजार लूनी और उसकी सहायक नदी की घाटियों में भी प्राप्त हुए थे। बुढ़ा पुष्कर, होकर, जायल पुरास्थल किस युग से संबंधित है? बुढ़ा पुष्कर, होकरा, जायल पुरास्थल किस युग से संबंधित है? तो ये अपना किससे संबंधित है? पुरापाषाण युग से संबंधित है। सोनारी सभ्यता के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए? ये झुंझुनू से प्राप्त हुए। सुनारी नीम का थाना जिले की खेतड़ी तहसील के पास स्थित इस स्थल में खुदाई के दौरान लोहे के एस्क से लोहा बनाने की प्राचीनतम भट्टी मिली है। खेतड़ी के किस गांव में एस्क से लोहा बनाने की भट्टियों के अवशेष मिले हैं? तो ये मिले हैं सुनारी से। भीनमाल सभ्यता का पता रतन चंद्र अग्रवाल द्वारा वर्ष 1953-54 ईस्वी में 53-54 ईस्वी में सबसे पहले राजस्थान के किस जिले में लगाया गया था? तो ये जालोर जिले में लगाया गया था। नेक्स्ट, राजस्थान के जालोर जिले में किस सभ्यता की खोज हुई? ये हुई थी भीनमाल में। पुरातत्वविद कार्लाइल ने किस स्थल से महापाषाण कब्रों को खोजा था? तो ये खोजा था दौसा से। कार्लाइल ने 1871-72 में मेगालिथिक स्थल खोज निकाले थे जो दौसा, माचड़ी, भरतपुर में मिलते थे। इन्हें महापाषाणिक समाधि स्थल कहा जाता है। भीमबड़क शैलचित्र स्थित है। भीमबड़क शैलचित्र अपने जोधपुर में स्थित है। नेक्स्ट, राजस्थान में आलनिया के प्रागैतिहासिक चित्रों की खोज किसने की थी? ये की थी डॉक्टर जगत नारायण ने। माध्यमिका नगरी किस जिले में स्थित है? तो माध्यमिका नगरी चित्तौड़ जिले में स्थित है। माध्यमिका वर्तमान नाम नगरी चित्तौड़गढ़ से 13 किलोमीटर दूर स्थित यह नगर बौद्ध एवं वैष्णव मूर्तियों के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ गुप्तकालीन कला के अवशेष मिले हैं जिनका उत्खनन सर्वप्रथम 1904 ईस्वी में डॉक्टर भंडारकर तथा कालांतर में केंद्रीय पुरातत्व विभाग द्वारा किया गया। मध्य पाषाणकालीन उपकरण चित्तौड़ में बेड़ज नदी के किनारे और विराटनगर से मिले हैं। मध्य पाषाणकालीन उपकरण चित्तौड़ में बेड़ज नदी के किनारे और विराटनगर से मिले हैं। 1870 ईस्वी में ने बूंदी में, जयपुर और इंद्रगढ़ में एक पुरापाषाण हाथ कुल्हाड़ी की खोज की। तो ये की थी अपनी कहाँ से? देखो ऑप्शन में, ये की थी C.S. हैकट ने की थी। C.S. हैकट द्वारा सर्वेक्षण कार्य जयपुर और इंद्रगढ़ में किया गया। हैकट ने यहाँ से क्वार्टजाई से बनी पूर्व पाषाणकालीन हस्त कुठार सर्वप्रथम प्राप्त की। सर्वप्रथम राजस्थान में कहाँ से पूर्व पाषाणकालीन हस्त कुठार खोज निकाली थी? तो ये निकाली थी जयपुर और इंद्रगढ़ से। राजस्थान के किस जिले में डिडकर शैल कला पुरास्थल स्थित है? तो ये अपना डिडकर शैल कला अलवर में स्थित है। राजस्थान राज्य के पुनर्गठन से पूर्व सर्वप्रथम सन 1934 ईस्वी में ताम्र सामग्री की प्राप्ति का स्थान है। परबसर तहसील का गांव कौन सा? कुराड़ा।
देखिए डिडवाना कुचामन जिले की परबसर तहसील में स्थित कुराड़ा ग्राम में पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग द्वारा 1934 ईस्वी में उत्खनन किया गया था। निम्नलिखित में से कौन से स्थल लघु पाषाण युगीन संस्कृति से संबंध है? तो ये अपना कौन से स्थल है? तो ये देखिए सोजत, धनेरी और तिलवाड़ा, ये लघु पाषाण युगीन संस्कृति से संबंध है। झाडोल जो उदयपुर में पड़ता है, कुराड़ा नागौर में और सावणिया अपना बीकानेर में, नंदलालपुरा जयपुर में क्या समानता है? तो इनमें ताम्र उपकरणों के भंडार मिले हैं। नेक्स्ट, निम्न में से लोह युगीन सभ्यता है, तो हमें लोह युगीन सभ्यता बतानी है। लोह युगीन सभ्यता अपनी कौन कौन सी है? लोह जो भरतपुर में पड़ता है, जोधपुरी कोटपुतली में और सुनारी झुंझुनू में, ये अपना लोह युगीन सभ्यता थी। नेक्स्ट, कौन सा ताम्र पाषाणिक स्थल है? तो अपना आहड़ ताम्र पाषाणिक स्थल है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन से मध्य पाषाण स्थल राजस्थान में स्थित है? तो ये अपना कौन सा है? बागौर और तिलवाड़ा, ये मध्य पाषाण स्थल राजस्थान में स्थित है। राजस्थान में किस स्थल से पूरा पाषाणिक युग उपकरण उपलब्ध हुए हैं? तो ये अपना वुहानगढ़ से प्राप्त हुए हैं। ताम्र युगीन स्थल झाडोल कहाँ स्थित है? झाडोल अपना उदयपुर में स्थित है। आगे ये थोड़ा सा राजस्थान के पुरातत्व स्थल एक दृष्टि में बताए गए हैं। आगे आते हैं पुरातात्विक स्रोत, तो इसको पढ़ेंगे हम नेक्स्ट चैप्टर में।